इतना आसान नहीं था, एक गरीब परिवार से निकल कर जाना। तो कई तरीके की दिक्कतें आती थी, डाइट को लेके दिक्कत आती थी। फिर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का किस तरह से हुआ? कुछ आता-जाता था नहीं मुझे, वो सीधी वो क्या करें देसी भाषा में धूड़ मारी थी। जैसी आई ठा के पटक दी, बहुत भारी थी पर वो वाक़ई में जब अंडरटेकर, जॉन सीना एक साथ खड़े हैं और मैच चल रहे हैं और हम एक साथ मैच देख रहे हैं, तो एक एक अलग ही मतलब खुद पे कई बार घमंड होता था यार, क्या कुछ किया? ना कुछ किया है दुनिया आज कहाँ खड़ी है। और जैसे हम वहाँ के कल्चर की भी बात करें, तो अपने यहाँ के जैसा नहीं है कि वही मतलब कि मार-कूट दिया जाए, किसी के लिए जैसे हम गेम्स के भीतर देखते हैं कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, कुछ-कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। इंग्लिश आपकी मेरे तो बड़ी अच्छी रही तो इसका मतलब। नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी मेरी इंग्लिश। जब मैं गई तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, वहाँ पे जाके मैंने कोचिंग ली है इंग्लिश की। हरियाणा का आदमी जिस दिन हरियाणवी बोल रहे हैं तो मतलब आप ये मानो कि कलेजा बिल्कुल शांत शांति सी मिले है। हाँ, बीपी नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल। फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने का यो प्लान फिर किस तरीके तो होया? वहाँ पे ये जूनियर सीनियर वाला भी चलता है जो अपने यहाँ हम देखते हैं कि वो सीनियर हैं तो जूनियर को थोड़ा-सा कंट्रोल में वो आ रहे हैं तो दुआ सलामी ठोकी जाए, उनकी मानी जाए इस टाइप का। आम आदमी पार्टी जॉइन करने का विचार कैसे होता है? आम आदमी देखो पॉलिटिक्स में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था। आपको यहाँ नहीं लगता कि शायद ये गलत जगह चुन ली है या फिर ये कि देखा जाएगा जो होगा? यहाँ पे जैसे हमने देखा कि पहलवानों ने भी प्रोटेस्ट किया। तो क्या मतलब इस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के भीतर या जहाँ चाहे जैसे वेट लिफ्टिंग की भी जर्नी आपकी रही, तो वहाँ पे क्या इस तरह की चीज़ें फेस की आपने? कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं और बिल्कुल बंद कमरों के अंदर ये चीज़ें की जाती हैं। लड़कियों को मजबूर किया जाता है सिलेक्शन के नाम पे। मजबूती से लड़ूँगी। मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, मेरे ख़्याल से मैं तो नहीं कर पाऊँगी। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। आज हम आपको मुखातिब कराएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई की भारत की पहली महिला रेसलर कविता दलाल से। कविता दलाल न सिर्फ रेसलर हैं बल्कि वो आम आदमी पार्टी की नेता भी हैं। आज उनसे उनके सियासी सफ़र के बारे में जानेंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई का सफ़र किस तरह से रहा, अब उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। कविता पहले तो बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। नमस्कार। और अब मैं चाहूँगी कि आप अपने बचपन में लौटें, अपने गाँव में लौटें, बचपन याद करें और फिर पूरा सफ़र बताएँ कि आपका जर्नी, आपका बचपन वो किस तरह का था, कैसे पढ़ाई-लिखाई हुई? देखो बचपन तो मेरा गाँव में बीता है। अपना जींद डिस्ट्रिक्ट में मालवी गाँव है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है किसान परिवार में। और हम 5 भाई-बहन हैं और सभी के पढ़ाने-लिखाने में और फिर एक खिलाड़ी पहलवान को पालना तो एक किसान परिवार के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा था। लेकिन परिवार ने साथ दिया और आज हम जिस मुकाम पर हैं हम मुझे भी गर्व महसूस होता है कि हम देश का नाम कहीं वर्ल्ड लेवल पर ले जा सके और साथ में जो है उस लेवल पर जाकर मेरा जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का सफ़र है वहाँ पे एक सूट सलवार पहन के अपने जो संस्कृति है उसको जो मैंने एक पहचान दिलाई वो भी कहीं न कहीं अपने समाज को बड़ा उस पे फ़क्र होता है। जब भी लोग मिलते हैं तो बड़ी शाबाशी देते हैं कि भई उनको अच्छा लगता है, बहुत प्यार मिला मुझे। तो सफ़र इतना आसान नहीं था। इसके पीछे अगर आप संघर्ष देखें तो आर्थिक तौर से कमज़ोर था परिवार, लेकिन जुनून था, जज़्बा था कुछ कर दिखाने का और सबका साथ मिला। जब हम मेडल लेके आते थे तो समाज ने, खापों ने मतलब बड़ा प्यार दिया, बार-बार सम्मान दिया। अच्छा, शुरू में आप कुश्ती सीखती थी अपने गाँव देहात में? शुरू में मैंने वेट लिफ्टिंग से स्टार्ट किया था। वेट लिफ्टिंग में मैंने साउथ एशियाड में गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ मैं। तो उसके बाद फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का सफ़र रहा है मेरा। जी। गाँव में ही आपका जन्म हुआ, वहीं पर ही पली-बड़ी, पढ़ाई भी वहीं से ही हुई?
10th तक हमारे गांव में स्कूल था, अभी तो +2 तक बन गया है। 10th तक फिर जो है 6-7 किलोमीटर दूर है जुलाना। जुलाना में +2 और बीए, और उसके बाद फिर मैं बाहर स्पोर्ट्स हॉस्टल में चली गई थी लखनऊ। और वहाँ जाके वेट लिफ्टिंग आपने शुरू किया। हाँ, वेट लिफ्टिंग शुरू किया, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, सभी प्रकार के जितने भी इवेंट थे किए हैं। लेकिन वही मैं बता रही थी आपको कि इतना आसान नहीं था एक गरीब परिवार से निकल कर जाना। तो कई तरीके की दिक्कतें आती थी, डाइट को लेके दिक्कत आती थी। लेकिन मैं अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसे माता-पिता और ऐसे भाई-बहन मिले, जिन्होंने मतलब मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक लड़की हूँ। एकदम लड़कों की तरह खाना-पीना, हमारे घर में कभी कोई ऐसी बात नहीं होती थी कि भई लड़की है तो ये कर नहीं सकती, या कुछ कर लेगी तो फिर हमें क्या मिलेगा, इस तरीके का कभी मेरे सामने आने नहीं दिया। अगर कहते हैं ना कि लड़की अगर घर में जवान हो जाए, और तो घरवालों की बजाय पड़ोसियों को ज़्यादा चिंता होने लगती है, होता है ना कई बार। तो इस तरीके की चीज़ें ज़रूर हुई होंगी, लेकिन मेरे सामने कभी आने नहीं दी हैं। तो चलते गए, आगे बढ़ते गए, धीरे-धीरे इतना लंबा समय कैसे गुज़र गया, मैं भी आज आके जब सोचती हूँ तो पुराने दिन याद आते हैं कि भई इतना लंबा सफ़र मैंने कैसे निकाल लिया। लेकिन जब आप एक कामयाबी तक पहुँच जाते हो ना, तो एक सुकून भी होता है, और ये एहसास होता है कि अगर ये कठिनाइयाँ ना होती, तो शायद कुछ करने का हौसला भी नहीं बढ़ता, जज़्बा मज़बूती भी नहीं आती। तो कई बार आपकी कठिनाइयाँ ही आपको आगे बढ़ाती हैं। और उस समय तो बहुत कम लड़कियां हम माने कि जो बिल्कुल, स्कूल में पढ़ने जाया करती थी, बिल्कुल, गिनी चुनी गांव की। बिल्कुल, बिल्कुल। उस समय मैं शायद पहली लड़की थी जो गाँव से निकली थी हॉस्टल के लिए। और अब बदलाव इतना हुआ है जब से लड़कियों ने बाहर निकलना, खेलों में देश का नाम रोशन किया है, चाहे रेसलिंग में है या किसी भी फील्ड में है। अब मेरे ही गांव में आप सुबह शाम देखोगे बहुत सारी लड़कियां एक साथ आपको रोड पे जॉगिंग करती हुई, रनिंग करती हुई मिलेंगी। और वो बड़ा नॉर्मल है। पहले ये था कि फलाने की छोरी रेस मारने जा है, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा वो छोरे आड़े लत्ते पहन रही है, तो इस तरह के चर्चे हुआ करते थे। आज सब सामान्य सा है। ये देखना सुकून भी है और मुझे दुख भी होता है कि मेरे समय में ऐसा क्यों नहीं था। देखो, मैं इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली बोला मैंने कि मेरे को मौका मिला हाँ। और परिवार का साथ मिला। ऐसा नहीं है कि लड़कियां कमज़ोर हैं, या वो सपने नहीं देखती, या वो उनको पूरा नहीं कर सकती। सिर्फ़ कमी है तो अवसर की कमी है, और अगर कोई उनके पीछे खड़ा हो ना ये बोलने वाला कि तू चल, हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो लड़की 110% अपना कंट्रीब्यूशन करती है और कामयाब होके दिखाती है। फिर वेट लिफ्टिंग आपने शुरू कर लिया लखनऊ में, उसके आगे आप चैंपियन बनी। फिर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का किस तरह से हुआ? डब्ल्यूडब्ल्यूई भी मैंने टीवी में एक बार फाइट देखी थी। तो मुझे पता नहीं था कि ये लड़कियां भी इसमें फाइट करती हैं, तो टीवी में मैंने एक मैच देखा था। तो वहाँ से एक हल्की सी प्रेरणा आई थी मन में कि मैं भी क्यों ना ये खेलूं। तो और एक चीज़ होती थी कि जैसे वेट लिफ्टिंग में मेडल भी दिए, साउथ एशियाड में मेडल दिए, लेकिन फिर भी कहते हैं ना एक कमी सी हमेशा लगती रही कि और भी पहले भी मेडल आए हैं, या और गेमों में भी मेडल आते हैं, मतलब कुछ हटके करना है। तो ये एक ऐसा फील्ड था, इसमें मुझसे पहले आज तक कोई उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है महिला ने। तो मेरे लिए एक नया फील्ड था और अपॉर्चुनिटी थी। तो अपने जो ग्रेट खली हैं उनकी एकेडमी है जालंधर में, तो वहाँ से उनको कांटेक्ट किया, उनसे बातचीत हुई, तो वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई से कॉल आई थी, इंटरव्यू और ट्रायल हुआ था, दुबई में ट्राई आउट हुआ था, उसमें सेलेक्ट हुए। फिर मेरा वहाँ का जो है सफ़र अमेरिका में 4 साढ़े 4 साल का मैंने वहाँ पे रह के प्रयास किया। अच्छा, एक वीडियो आपको तब जानना लोग शुरू किए, हमने देखा कि आप सूट में हैं, एक लड़की आपको उधर से चुनौती दे रही है, आप फिर रिंग में कूद के जाती हैं।
तो जो वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई, लोगों ने आपको सर्च किया, तकरीबन 2016-17 की बात मैं बता रही हूँ, इतना ही समय रहा होगा। लोग आपको सर्च कर रहे थे, लोग आपके बारे में खोज रहे थे, कौन है कविता? जब पूरे हरियाणा ने, पूरे देश ने आपको जाना, और शायद 2016 में आपकी शुरुआत, हाँ, 16 की वीडियो ही यहाँ पर हमने देखी, वो पहली फाइट थी सूट में। बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक्चुअली क्या था कि वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं खली सर से मिलने के लिए गई थी और होम शोज़ होते थे वहाँ पे सैटरडे को। तो ऑडियंस में मैं खड़ी थी, सूट सलवार मैंने उस टाइम पहना हुआ था। तो उस लड़की ने जो है एक लड़के के साथ फाइट की थी और विनर थी वो लड़की। तो चैलेंज कर रही थी ओपन कि हिंदुस्तान में कोई लड़का है, कोई लड़की है जो मुझे हरा सके। तो अंदर से वो खून उबाल मार गया। मैं बताऊंगी नो के तन्ने। मैं कहा भाई मारे छोरा ना तो छोड़ तू। नहीं तो नहीं, मैं देखूंगी। हमारे छोरे तो तूने देखे कौन है। मैं कहा तो एक बार मेरा तो इन्हें बट ले। मैंने फिर हाथ खड़ा कर दिया, मैं कहा मैं लड़ना चाहती हूँ। तो वो फाइट थी। तो कुछ आता जाता था नहीं मुझे, वो सीधी वो क्या करे देसी भाषा में दूड़ मारी थी। जैसी आई ठा के पटक दी, बहुत भारी थी पर वो 125 से 130 किलो वजन था उसके अंदर। हाँ, और आपका कितना रहा होगा? मेरा उस टाइम मैं वेट लिफ्टिंग करते करते गई थी 72 73 इतना मेरा वजन रहता था। तो वो चीज़ वहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर ये चीज़ ग्रेट खली सर ने देखी, भाई लड़की में कुछ तो बात है जब इतनी पब्लिक में हाथ उठा के और स्टेज पे चढ़ के और ये कर दिया उसने। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आप इसमें ट्राई करो। तो फिर वहीं रह के मैंने ट्रेनिंग की थी। हम्म। हाँ जी। और जैसे वहाँ की ट्रेनिंग, जैसे हम यहाँ पहलवानों की ट्रेनिंग देखते हैं अखाड़े में कि अलग अलग दाव लगाते हैं, धोबी पछाड़, कलाजंग, इस तरह का, तो वहाँ मतलब टेक्निक से सिखाते हैं पहलवान को या किसी भी रेसलर को? बिल्कुल। हाँ, सारी चीज़ें होती हैं, टेक्निक होती हैं और जैसे एक जिम्नास्टर करता है, फ्लिप करता है और जंपिंग वगैरह मतलब कई तरीके का बहुत यूनिक गेम है ये। इसमें हर गेम आ जाता है, इसमें रेसलिंग आ जाती है, जिम्नास्टिक आ जाती है, इसमें पावर गेम भी आ जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का भी इसमें बहुत रोल होता है। आप इतने ऊपर से फ्लिप करते हो और नीचे बंदा लेटा हुआ है उसके ऊपर कई बार हड्डियाँ चटक जाती हैं, तो बहुत डेंजर गेम है ये। तो वो चीज़ें अभ्यास करवाए जाते हैं वहाँ पे। तो बहुत मैं तो लड़कों के साथ ट्रेनिंग की है, हार्ड ट्रेनिंग की है बहुत ज़्यादा। अच्छा, वहाँ फिर पूरा ऐसे मज़ा आया होगा जब पहली बार आप गए होंगे रिंग में, और इधर उधर कितने सारे लोग आपका नाम भी पुकार रहे होंगे। ये जब मैं रेसलमेनिया ओरलिन में हुआ था तो वहाँ पे मैं गई थी। वो एक्सपीरियंस मेरे लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला था क्योंकि वहाँ पे लाखों में ऑडियंस थी और हिंदुस्तान से मैं पहली लड़की और सूट सलवार पहन के और जब मैं रिंग में गई तो मतलब आंसू आ रहे थे और ये एक अलग ही वाइब्स थी वहाँ पे और ये हो रहा था कि यार पूरा हिंदुस्तान जो है मुझे ही देख रहा है। तो वो जो एक्सपीरियंस था मतलब प्राउड फीलिंग थी कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सारी फाइट्स आपने सूट सलवार में ही करी वहाँ? हाँ, सूट सलवार में मैंने फाइट की। अच्छा, दूसरे जो रेसलर थे वो देख के से पूछा करते कि क्या है इस ड्रेस का नाम? नहीं, वो मतलब वहाँ का एक मैंने एक चीज़ देखी है कि वो कभी भी आपको कुछ भी ऐसा महसूस नहीं करवाते हैं कि भई क्या पहना है या अच्छा भी है या बुरा भी है, कैसा भी है मतलब वो चीज़ हमेशा एप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को। ये चीज़ उनमें मैंने देखी है, तो बड़ा पसंद करते थे इस चीज़ को। हाँ जी। अच्छा, जैसे कि पहली बार जब वहाँ के लड़के थे या वहाँ के रेसलर थे जिनमें लड़के लड़कियाँ दोनों शामिल हुए, अब हिचक हुई उनसे बात करने में कि भैया तो बहुत बड़ा नाम है ये भी, चाहे जॉन सीना को देखा हो या किसी और को देखा हो तब? देखो जब जिन सुपरस्टार को हम मतलब दुनिया पागल है जिनके लिए और टीवी में देखते हैं और कभी सपने में भी नहीं सोचते कि इनसे कभी मिल भी पाएंगे और उन लोगों के साथ हम डिनर कर रहे हैं, साथ में मैच कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यार कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम ये भी नहीं महसूस करवाना चाहते कि भाई हमें कुछ मतलब
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत नॉर्मल रहना पड़ता है उनके बीच में कि हाँ, मतलब वेल बिहेव रखना पड़ता है। लेकिन वाक़ई में जब अंडरटेकर, जॉन सीना एक साथ खड़े हैं और मैच चल रहे हैं और हम एक साथ मैच देख रहे हैं, तो वो एक एक अलग ही, मतलब खुद पे कई बार घमंड होता था यार, कुछ ना कुछ किया है दुनिया, आज कहाँ खड़ी है। काम तो आके नहीं कर दिया, वही कर दिखाया कुछ तो। अच्छा, वो ये नेचर वाइज किस तरह के थे ये सारे रेसलर? नेचर बहुत फ्रेंडली थे, कोचेज भी और जितने भी, मतलब हर कंट्री के टॉप लेवल के एथलीट वहाँ पे होते हैं, सेलेक्ट होके जाते हैं। तो बिहेव बिल्कुल आपको कोचेज भी हैं, वो भी कभी ये फील नहीं करवाते कि भाई अगर आपका मन भी नहीं है, आप टायर्ड हैं ज़्यादा, तो आपके ऊपर मतलब फोर्स डालें कि प्रैक्टिस। करना ही है, नहीं। अगर आप अंदर से हो, फिट हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, तो आप करो। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे एक वो बना हुआ है पैटर्न कि कोच डंडा लेके डंडा नहीं मारेगा। बच्चा चाहे पेन में है या नहीं मन है, तो उसको बस फोर्सफुली करवाना है, करवाना है। वो चीज़ वहाँ पे बहुत अलग चीज़ें हैं वहाँ पे, बहुत और जैसे कि फाइट होती थी तो पहले नाम तय होते थे कि आज इनकी फाइट है, कल उनकी फाइट है। अगर उनमें कोई नहीं करना चाहता तो उनको ऐसे सहजता से अनुमति थी कि आप ना करें ऐसा। हाँ, कोई रीज़न अगर आपके पास सॉलिड रीज़न है, क्योंकि मैच पहले ये मैच से, मतलब मैच से पहले ये आ जाते हैं कि नाम आ जाते हैं कि इसके साथ फ़ाइट है, इसके साथ फ़ाइट है, तो वो तो फ़ाइट आपको करनी होती है। अगर आप मेडिकली अनफिट हैं, तो पहले से उनको सारी रिपोर्ट होती है कि भई ये प्लेयर जो है फिट नहीं है, तो उसको फिर मैच में डालेंगे भी नहीं। अच्छा, एक जब सोशल मीडिया पर कई बार हम देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो मैचेस है वो फिक्स मैचेस होते हैं। नहीं, ये चीज़ें तो देखो हर आदमी क्रिटिसाइज़ करता ही है, कोई भी किसी भी फ़ील्ड में आप जाओ। लेकिन जो भी ऐसा बोलता है, मैं तो ये कहूँगी कि एक बार रिंग में उनको ज़रूर जाना चाहिए। मतलब सच में ही वो उनको मालूम नहीं कि आधे घंटे में उनके साथ क्या होने वाला है, मैच से पहले, मैच के बाद। हमने तो बहुत सारे रेसलर्स को देखा उनको ऐसे लेके गए स्ट्रेचर पे। लेके जाते हैं, मैं खुद मेरा नी का लिगामेंट टूटा हुआ है, सर्जरी हुई हुई है, बहुत इंजरीज़ होती हैं। जब 120 130 पाउंड का आदमी आपके ऊपर गिरता है, तो रिब्स टूट जाते हैं आपके, नी इंजर्ड हो जाते हैं। डेथ भी हुई है 1-2 वहाँ पे। तो ये चीज़ें मज़ाक वाली चीज़ें नहीं हैं, कई लोग आसानी से बोल देते हैं और तो सीधा-सीधा जवाब मेरा यही है कि आप 1 मिनट रिंग में नहीं टिक सकते, कलेजा मुँह में आ जाता है। और वहाँ बताते हैं कि आप अगर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉइन कर रहे हैं, आपको अगर कुछ हो गया तो ज़िम्मेदारी फिर किनकी होगी? ज़िम्मेदारी इसमें देखो, आप अगर मैच खेलने जा रहे हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपके पास मेडिकल टीम मेडिकल है। टीम, हाँ। अगर फिर भी आप जा रहे हो, तो आप आपका रिस्क है वो, ठीक है? जब तक आप फुल्ली तैयार नहीं है, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तो आपको बचना चाहिए उस चीज़ से। लेकिन आप जा रहे हो, इसका मतलब आप फिट हैं, आप खेल सकते हैं, और खेलते समय अगर कुछ हो जाता है, बाय चांस, बाय मिस्टेक अगर कोई ऐसी इंजरी हो जाती है, तो उसमें आप आपका जो अपोनेंट है, उसमें ना आप उसको ब्लेम कर सकते हो। हुँ। तो आप जैसे इंडिया से गए, रहने का, सहने का, खाना-पीना, डाइट तमाम चीज़ें वो आपका अपने पैसों पे रहा या डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंडर जितने व सारे रेसलर आते हैं उनका वही करवाते हैं? ये खुद करना पड़ता है हमें। हुँ। वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो पे होता है, उसमें हमें अब क्या खाना है, कैसे रहना है, वो हमारा मेंटेनेंस है, तो वो हमारा खुद का होता है। हुँ। तो सिर्फ़ फ़ाइट जो होगी उसमें जो जितना रहेगा पैसा वो ही आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको चोट लगती है, कुछ और चीज़ होती है वो आपका खर्च है। नहीं, वो सारा मैंने बताया ना, मेडिकल रूम है, आपकी सारी इंजरी वहीं पे रिहैब की जाती हैं, तो वही कंपनी देखती है इस चीज़ को। और जैसे हम वहाँ के कल्चर की भी बात करें, तो अपने यहाँ के जैसा नहीं है कि वही मतलब कि मार-कूट दिया जाए, किसी के लिए जैसे हम गेम्स के भीतर देखते हैं कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, कुछ-कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये तो मेरे ख़्याल से हर जगह ज़रूर होंगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊँगी कि जैसे मैंने वहाँ पे जो समय बिताया है, 4 साढ़े 4 साल, आज़ादी वहाँ पे ठीक है, हर चीज़ की आज़ादी है,
लेकिन जो अपनी संस्कृति है इसका कोई जवाब नहीं। आपको दूर रह के ये एहसास होता है कि हमारा भारत वाकई में हमारे जो कल्चर है, संस्कृति है, वो सबसे अलग है। अगर आप वहाँ पे हैं, आप अकेले हैं, आप सिर्फ एक रोबोट की तरह अपना आवर टू आवर काम कर रहे हैं, डॉलर मिल रहे हैं, दैट्स इट। उसके बाद आपका नेबर है, कौन है, क्या है, आप परेशानी में हैं, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। लेकिन हमारे यहाँ एक आदमी को तकलीफ होती है तो तकरीबन पूरा मोहल्ला उसकी हेल्प के लिए ऑफर करता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो ये बहुत यूनिक चीज़ है। वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, काम से काम रखते हैं। वहाँ पे लोग बहुत बिजी हैं। वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमसे डॉलर आप ले लो लेकिन समय मत मांगो हमसे। और हमारे यहाँ समय की कदर नहीं है। यहाँ एक जेसीबी आ जाए पूरा गांव बैठ जाएगा चारों तरफ। जब जब आपकी पहली फाइट हुई, फोन आए आपके, आपकी सहेलियों के, घर परिवार के, कुनबे के? WWE से कॉल आया, बिल्कुल। ना, जब आपकी पहली फाइट हुई तो आपकी सहेलियों ने, घर परिवार के लोगों ने फोन करके पूछा कि ठीक से, कि जीजी की नी से? बिल्कुल कांटेक्ट में थे सारे। और एक बार तो मेरी जो फाइट थी मेयंग क्लासिक की, तो मेरे गांव में हवन किया गया था मेरे लिए। तो है ना, कितनी कनेक्टिविटी है लोगों की यहाँ पे, कितनी फिक्र करते हैं और हमारा फिर बंदा हवन हवन में भगवान ने सुनी? नहीं, वो फाइट में हार गई थी। लेकिन इन लोगों की जो भावनाएं थी उसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए, मेरे गांव ने, मेरे परिवार ने मंदिर में बैठ के हवन किया, जीत की कामना की, मेरी माँ ने व्रत रखा। हाँ, तो ये चीज़ें हमारे कल्चर में ही देखने को मिल सकती हैं। हाँ, अच्छा, वहाँ पे इंडिया के बारे में पूछते थे कोई? बिल्कुल बातें होती हैं। वो लोग भी इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ कैसे होता है, खाना क्या है। उन लोगों को अपना खाना बहुत पसंद है, तो स्पाइसी खाना। इंग्लिश आपकी मेरे तो बड़ी अच्छी रही, तो इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी मेरी इंग्लिश। जब मैं गई तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। वहाँ पे जाके मैंने कोचिंग ली है इंग्लिश की। बल्कि अलग से टीचर हायर किया है, उससे ट्यूशन लेती थी। तब जाके थोड़ा-थोड़ा कम्युनिकेशन कर पाए हैं और कंफर्टेबल हुए। नहीं, तो शुरू में मतलब किस तरह से बातचीत होती थी? जैसे कि मुझे अगर कोई ज़्यादा, अपने से ज़्यादा इंग्लिश बोलता मिले, तो उनका हाय हेलो सुन के मैं तो बात जाया करूँ। भागने की तो जगह नहीं थी, सर्वाइव करना है तो उस चीज़ को सामना भी करना पड़ता है। बस ये था कि जैसे समझ तो लेते थे, लेकिन जवाब देना मुश्किल हो जाता था। समझ लेते थे कि सामने वाला क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है, लेकिन सिर्फ़ ओके, ओके ही निकलता था। बाद में जैसे ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हैं, कुछ खरीदना है तो उससे पहले अपना खुद से सारी चीज़ें, ड्राइविंग लाइसेंस भी मैंने पढ़ाई की, टेस्ट दिया, ड्राइविंग लेसन लिए, फिर बैंक के काम भी खुद ही करने हैं। तो हर चीज़ वहाँ पे ऑनलाइन है, बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। तो इस चीज़ में भी मेरे को बड़ी समस्या हुई। यहाँ पे हम हमारे सारे काम घर पे ही आ जाते हैं होकर। तो इस चीज़ का भी मेरे को बड़ा सामना करना पड़ा। तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। लेकिन धीरे-धीरे अपने लड़कियां हैं, दोस्त भी बनी, साथ में गए, आए। तो बाद में तो बड़ा कंफर्टेबल हो गए थे, ईज़ी हो गए थे। फेस्टिवल में भी एक-दूसरे के साथ क्रिसमस वगैरह घर पे इनवाइट करना और सेलिब्रेट करना, ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। शुरू में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई थी। तो सारी जो रेसलर्स हैं, उनमें से कोई मतलब अच्छी मित्र सहेली बनी? हाँ, काफ़ी सारी हैं। अभी जो रिसेंटली इसमें मेन इवेंट में आती हैं, रिया है जो अभी स्मैकडाउन चैंपियन है। वो है, रॉक की लड़की है सिमोन, वो भी फ्रेंड बनी। कई लड़कियां हैं, बियंका ब्लेयर। तो ये सारी लड़कियां मेरे साथ की थी, ट्रेनिंग करती थी। आज मतलब मैं इधर हूँ लेकिन वो मेरे बैच की लड़कियां थी। आज मतलब वो खेल रही हैं मेन इवेंट। अच्छा, कई बार मन में खुराफात नहीं सूझी कि आप जॉन सीना ने देखने लग रहे हो, कहते रे भाई तन्ने तुम्हारे गांव में देखा करे ना, उसका समझ मावे ना अपने कह कहाँ से जा। ऐसा ऐसा खुरापाती तो मैं शुरू से ही नहीं रही। नहीं रही शुरू से, बड़ी शांत स्वभाव मेरा रहा है। हाँ, बस सोच सोच के अपने आप ही फीलिंग लेते रहते थे कि
हँसी ठीक हँसी है। हँसी आती थी कई बार कि कोई चीज़ हम जैसे आज भी मैं कहीं पर हिंदी बोलती अगर मान ले कि कुछ भी हो जाए तो मेरे मुँह से निकलते ए राम न्यू हो गया के ए भाई न्यू हो गया तो मतलब ये मेरा आज तक नहीं छूटा है ये। ये मतलब जब अमेरिका गए और जिसको भी देखो इंग्लिश, जिसको भी देखो इंग्लिश, कुछ भी काम है इंग्लिश, कई बार वोमिट फ़ील होता था। भड़ास नहीं निकल पाती थी यार, अपनी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो भी ऐसा नहीं था अभी डेली बात नहीं होती थी। तो मतलब मन की जो कहना चाह रहे हैं ना, वो खुल के बात नहीं हो पा रही है, तो बड़ी घुटन महसूस होती थी। तो जब घर पे बात होती थी तभी भड़ास सी निकलती थी। बाकी प्रॉब्लम तो वही है, बाकी सब और हरियाणा का आदमी जिस दिन हरियाणवी बोल रहे हैं तो मतलब आप ये मानो कि कलेजा बिल्कुल शांति सी मिले है। हाँ, बीपी नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल। फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने का यो प्लान फिर किस तरीके तो होया? छोड़ने का कोई प्लान नहीं था। 2021 में मेरे हस्बैंड काफ़ी बीमार हो गए थे। अच्छा शादी फिर आपकी किस साल हुई तो? शादी मेरी 2009 में हुई थी। तो ये बीमार ज़्यादा हो गए थे और उधर मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला था, वो अप्लाई किया हुआ था। लेकिन मेरे को आना पड़ा। फिर जो है कोरोना का पीरियड चला, लॉकडाउन चले, एम्बेसियाँ बंद हो गई, तो ये चीज़ें काफ़ी हुई। फिर कॉन्टैक्ट हुआ डब्ल्यूडब्ल्यूई से, उन्होंने जो है मेरा रखा है एज इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। फिर लंबा समय बीत गया, इंतज़ार करते रहे कि दोबारा से करें अप्लाई, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने कहा कि भई उनका प्लान है कि इधर बॉम्बे में परफॉर्मेंस सेंटर वो खोलेंगे। उसके बाद जो भी होगा प्रायोरिटी में जो है रखेंगे, जैसा भी होगा आगे का, जो भी होगा फ्यूचर में। तो क्या वहाँ पे ये जूनियर सीनियर वाला भी चलता है जो अपने यहाँ हम देखते हैं कि वो सीनियर हैं तो जूनियर को थोड़ा सा कंट्रोल में वो आ रहे हैं तो दुआ सलामी ठोकी जाए उनकी मानी जाए इस टाइप का? ऐसा मतलब देखने को नहीं मिला कि भई मान ले कोच आ गया तो सब एकदम से कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं, हैं? ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मली बिहेव रखो। विश तो हर आदमी बड़ा है, छोटे को कर देता है वहाँ पे, गुड मॉर्निंग, गुड मतलब इवनिंग। रेसलर्स में भी जूनियर सीनियर वाला नहीं चलता ऐसा था? कुछ मतलब ज़्यादा ये सिस्टम नहीं था, ये नहीं था। मतलब ऐसा दादालाई टाइप सिस्टम नहीं था कि मतलब कोई सभी बड़ा चेहरा है कोई फेमस चेहरा है तो उसको अलग ट्रीटमेंट दिया जाए? हाँ, वो डिज़र्व करते हैं। हाँ करते हैं। जैसे अगर हमारे परफॉर्मेंस सेंटर में रॉक आ रहे हैं, तो हम सब इकट्ठा होके फिर वो 5 मिनट हमें देते भी हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, हम एक साथ सुनते भी हैं, वो अलग ट्रीटमेंट है। लेकिन हम जो साथ में है ना, ऐसा नहीं है कि नौसिखिया को वो लोग ले रहे हैं। कोई किसी कंट्री से है, कोई किसी कंट्री से है, सभी एक लेवल पे पहुँचे हुए वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो सभी इक्वल हैं, वहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट होता है। अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर जो हैं काफ़ी उन्होंने फिल्में भी की हुई हैं। तो क्या आपको भी वहाँ पे ऑफर हुई कोई फिल्म? वहाँ पे नहीं, लेकिन अपने हिंदुस्तान में ज़रूर हुई है मुझे। हाँ, साइन की है मैंने, उसमें थोड़ा-सा समय लगेगा। जैसे दंगल मूवी, ये फोगाट सिस्टर के ऊपर बनाई गई है, उनकी जो लाइफ़ की स्टोरी बताएगी, ये इसी तरीके की मेरे ऊपर बायोपिक बनने जा रही है। ये बहुत खुशी की बात है हरियाणा के लिए, हरियाणा की लड़कियों के लिए, उन लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे जो गाँव देहात में बैठी हैं, जो बहुत सारे सपने संजो रही हैं, वो द्वंद में भी है कि ऐसा होगा, होगा ऐसा बिल्कुल होगा। कविता हमारे एग्ज़ाम्पल हैं। फिर आप आती हैं इंडिया, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी जॉइन करने का विचार कैसे होता है? आम आदमी देखो, पॉलिटिक्स में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था। कभी मैं ये न्यूज़ें भी नहीं सुनती थी। लेकिन कुछ चीज़ें आपको हिट कर जाती हैं। तो जब मैं यूएसए में थी, तो अपना एक आंदोलन हुआ था किसानों का। तो दिल्ली में किसानों के ऊपर काफ़ी पानी की बौछारें और लाठीचार्ज वगैरह हुआ था। उस टाइम अरविंद केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने किसानों को बहुत हेल्प की थी। तो मन बहुत दुखी था किसानों की दुर्दशा देख के, और उस वक़्त जो उन्होंने मदद की, तो वो चीज़ कहीं न कहीं मेरे को छू गई कि भई
पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो मैंने जानकारी ली, पढ़ी, तो उसमें मेरे को ये लगा कि हाँ, ये पार्टी जो है आम आदमी के लिए, मज़दूर, किसान, जो निचला तबका है, जहाँ तक सरकारी सुविधाएँ नहीं पहुँच पाती हैं, किसी भी तरीके की, या लीडर नहीं पहुँच पाते हैं, तो इस आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडर हैं, वो पहुँचते हैं, उनको सुविधाएँ देते हैं, पानी, बिजली, यही आम आदमी की ज़रूरतें होती हैं। तो वो सुविधाएँ ये पार्टी उनको दे रही थी, तो मुझे लगा कि हाँ, ये एक समाज सेवा के भाव से मैं इस पार्टी से जुड़ी थी। हुँ। अब आप वहाँ का स्पोर्ट्स वो सारा सँभाल स्पोर्ट्स रहे हैं। विंग की प्रदेश अध्यक्ष मेरे को बनाया हुआ है आम आदमी पार्टी का। हुँ। तो राजनीति भी एक नया रहा विषय आपके लिए रहा है। तो इसमें आपको यहाँ नहीं लगता कि शायद ये गलत जगह चुन ली है या फिर ये कि देखा जाएगा जो होगा? गलत जगह हम बिल्कुल नहीं कह सकते। एक हुँ। ईमानदार पार्टी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती है, न्याय के लिए लड़ती है, गरीब मज़दूरों के लिए उनको हक दिलाने के लिए पार्टी लड़ती है। और अभी रिसेंटली हम जो देख रहे हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और कोर्ट जो है सत्ताधारी लोग हैं उन पर फटकार लगा रही है बिना सबूत के, बिना वजह के। देखो, सत्य को परेशान किया जा रहा है, मेरा ये मानना है। और ये हमारा हर आदमी इस चीज़ को महसूस भी कर रहा है। इस राज की जो बीजेपी की जो इस वक्त की जितनी भी कार्यशैली रही, जितने भी हमारे किसानों पे, हमारे मज़दूरों पे, हमारे युवाओं पे, हमारे छात्रों पे, हमारी महिलाओं पे लाठियाँ चार जिसने भी आवाज़ उठाई, उनको लाठियों के सिवा कुछ नहीं मिला, उनकी आवाज़ तक सुनी नहीं गई। हमारी पहलवान बेटियाँ जंतर मंतर पे, उनको उनकी किस तरीके से पुलिस ने भी उनको कुचला, रोड पे घसीटा। तो उनका मान सम्मान की भी, हमारी देश की प्रधानमंत्री खुद एक महिला रही हैं अभी भी। तो इतना सब कुछ होते हुए उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी जाती है, तो कहीं न कहीं ये तानाशाही का रूप ले रहा है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, ये उनकी सामने सीना तान के खड़ी है। तो आम आदमी जो देख रहा है वो खुद ही इस चीज़ को पहचान सकता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। सच परेशान है, संघर्षशील है, लेकिन एक दिन जीत तो सच्चाई की हुँ। होगी। तो आपने कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया था कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़वाएँगे तो क्या होगा, लड़वाएँगे तो ये होगा, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं रहा? नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं रहा। वो पार्टी का जो हुँ। डिसीजन होता है, अभी किसको लड़वाना है, किसको नहीं लड़वाना हुँ। है, वो उनका काम है। मेरा पार्टी से जुड़ना सिर्फ़ ये चीज़ देख के था कि अगर हम हैं तो हम किसी के हक दिलवा सकते हैं या किसी गलत के लिए हम आवाज़ उठा सकते हुँ। हैं। तो एक समाज सेवा का भाव मेरा रहा, हमेशा रहा है और आगे भी यही हुँ। रहेगा। बॉक्सर विजेंदर हुड्डा सरकार बनाने के बात करते थे, नारे लगाते थे, स्वीटी बुरा भी। दोनों कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। या फिर मैं ये कहूँ कि विजेंदर बॉक्सर तो बीजेपी में थे ही, लेकिन स्वीटी बुरा और जो उनके पति रहे और उनका भूपेंद्र हुड्डा ने कई बार सम्मान किया। अब की बार हुड्डा सरकार जैसे उन्होंने नारे भी लगाए। तो ऐसा आपका मन नहीं करता कि आम आदमी पार्टी अभी हरियाणा में संघर्ष कर रही है, पार्टी कोई और जॉइन कर ली जाए, इसे छोड़ दिया जाए, वहाँ पे कुछ मिल सकता है, यहाँ पे कोई बात हो सकती है? देखो, विजेंद्र बॉक्सर है, स्वीटी बुरा हैं, हुँ। खिलाड़ी हैं, देश का नाम रोशन किया है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। बाकी ये उनका पर्सनल विचार है कि वो हुँ, हुँ। कहाँ जाते हैं, किसके साथ रहते हैं, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी हुँ। नहीं, जैसे कि नहीं जो करूँगी। हो रहा है मतलब सत्ता लेकिन के साथ जुड़ रहे हैं, तो ऐसा कभी बिल्कुल। आपका मन नहीं किया कि आम आदमी पार्टी को बसने में, यहाँ पर अपनी जड़ें स्थापित करने में समय लग सकता है, तो क्यों ना मैं थोड़ा-सा देख लूँ कि इधर थोड़ा-सा मिल सकता है, उधर थोड़ा-सा चांस बिल्कुल। ज़्यादा हो सकता है? देखो, ऐसा मैं तब सोचती अगर मैं लालच के लिए आती या मैं हुँ, अपने लिए आती कि मेरे को तो जो है एमपी बनना है, मेरे को तो एमएलए बनना है, हुँ, अगर पार्टी ने मुझे मौका नहीं दिया तो मैं स्विच कर जाऊंगी तुरंत ही। नहीं, ये शायद मेरा विचार नहीं है। मैंने हुँ, बताया कि पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, हुँ, एक विचारधारा है, उसके साथ मैं जुड़ी हूँ।
और जहाँ तक मुझसे होगा मैं इस विचारधारा के साथ खड़ी रहूँगी। अब जैसे मैं खेलों में बात कर रही थी, यौन शोषण का मैं ज़िक्र कर रही हूँ यहाँ पे, जैसे हमने देखा कि पहलवानों ने भी प्रोटेस्ट किया। तो क्या मतलब इस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के भीतर या जहाँ चाहे, जैसे वेट लिफ्टिंग की भी जर्नी आपकी रही, तो वहाँ पे क्या इस तरह की चीज़ें फेस की आपने? देखो, डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेरा इतना लंबा सफ़र नहीं रहा कि हाँ। मैं इतनी डीपली जाऊँ। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हुई, जो हमारी पहलवान बेटियों ने भी उठाई थी, इन चीज़ों को मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं और बिल्कुल बंद कमरों के अंदर ये चीज़ें की जाती हैं। लड़कियों को मजबूर किया जाता है सिलेक्शन के नाम पे, नौकरी के नाम पे, और सिर्फ़ खेल में नहीं, हर सेक्टर में ये चीज़ होती हैं। और दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं हिचकती हैं, तुरंत आवाज़ नहीं उठा पाती। जब मजबूत बन के अगर उनको लगता है कि हाँ अब मैं लड़ना चाहती हूँ, जब वो आती हैं तो सबूत मांगते हैं उन लोगों से। और और तब भी उनका चरित्र, उनकी बातें घेरे में, संदेह में रखी जाती है। मतलब हम एक जो पीड़ित है उसको और ज़्यादा पीड़ित कर देते हैं। बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि ये सारे चरित्र वाली चीज़ें सिर्फ़ लड़कियों पर क्यों लागू होती हैं, सिर्फ़ महिलाओं के लिए ही चरित्र। और चरित्र का मतलब अम, किस चीज़ को आप कैटेगराइज़ कर रहे हो चरित्र में? अगर मैं मुझे किसी का चरित्र बताना है, तो मैं क्या देख के बताऊँ कि ये बंदा कैसा है? 24 घंटे में उसका व्यवहार कैसा है, गेस्ट के साथ उसका व्यवहार कैसा है, घर के मेंबर के साथ व्यवहार कैसा है, अपनी महिला के साथ कैसा व्यवहार है, वो चीज़ें तो हम छोड़ देते हैं चरित्र में। सिर्फ़ एक चीज़ हम याद रखते हैं कि फलाना फलाने से बात कर रहा था, फलाना फलाने से कॉल कर रहा था, इसी को चरित्र में काउंट की जाती हैं। और ये चीज़ें महिलाओं के लिए ज़्यादा पेचीदा हैं। अगर वो हँस भी देती है तो कई तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ मेरे ख़्याल में ये कॉन्सेप्ट ही बदल देना चाहिए चरित्र वाला। अच्छा, औरतें कितनी भी मजबूत हों, उन्हें उन्हें भी इर्द-गिर्द देख के चलना पड़ता है। मतलब उन्हें भी 2-4 होना पड़ता है। हम चाहे अपने काम में कितना दक्ष हों, हम कितनी ही मजबूत हों। मैं यहाँ पे मैं देखती हूँ ना कि बहुत सारी जो अभिनेत्रियाँ हैं, मान लो कि उनका तलाक होगा या फिर वो शादी करती हैं, तो मैं देखती हूँ इतनी सारी ट्रोलिंग और इतनी सारी ख़राब बातें होती हैं उनके चरित्र पर। या फिर कोई महिला मान लें कि वो किसी दूसरी पार्टी से हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं, तो कोई फिर दूसरी पार्टी वाले या उस पार्टी से चिढ़ने वाले वो किसी महिला को टारगेट कर देंगे बहुत ही खराब और बहुत ही बुरे तरीके से। तो हम ये भी माने कि हमारे देश की सोच या आजकल मतलब जवानों की भी सोच आप देखिए, पुरुषों की ही सोच आप देखिए कि किसी महिला का सिर्फ़ और सिर्फ़ हम ये कहेंगे चरित्र हनन करके बड़ा सुकून टाइप मिलता है। सुकून मिलता है और हमेशा कहते हैं ना कि कोई भी हो कमज़ोरी पे ही हमला करता है। तो इसी चीज़ को वही कहा ना मैंने, कॉन्सेप्ट बदलने की ज़रूरत है। सोच एक एक सोच का दायरा बना लिया लोगों ने कि किसी को भी अगर आपको लेग पुल करना है तो उसकी ये चरित्र को ले आओ बीच में, है ना? वो शर्मिंदा होगा क्योंकि समाज उसको फिर अच्छी नज़रों से नहीं देखता है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल से सही नहीं है। और कोई भी कुछ भी करता है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो समझदार है, वो कैसे रहता है, किसके साथ रहता है, वो उसका खुद का विचार भी होना चाहिए। हुँ। अच्छा, जैसे हम ये माने कि खेलों के भीतर जब इस तरह से लड़कियों को परेशान या तंग कर दिया जाता है, तो बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जो साइलेंटली खेल छोड़ देती हैं। हुँ, बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जो बगावत कर देती हैं। हुँ, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं कि जो ये सोच लेती हैं अगर वो ऐसा करेंगी तो आगे क्या होगा? गाँव देहात की लड़कियाँ या मेरे इर्द-गिर्द की लड़कियाँ नहीं आएँगी, करियर फ्यूचर तबाह हो जाएगा। तो क्या स्पोर्ट्स सिस्टम में भी हम ये माने कि महिलाओं की भागीदारिता होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और लड़कियों को इसी तरीके से फाइट बैक करनी पड़ेगी। अगर किसी को जवाब देना है, इस चीज़ को बदलना है, तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से भी देना पड़ेगा। क्योंकि हमारे समाज में जो एक धारणा बनी हुई है ना, इसी की वजह है कि हमारी लड़कियां पीछे रह जाती हैं, बराबरी नहीं कर पाती हैं, डर के मारे, शर्मिंदगी के मारे, अत्याचार सहती रहती हैं, बोल नहीं पाती हैं। और जो लड़ देती है
उसको समाज वैसे नहीं जीने देता, उस पर धब्बा लगा देते हैं। लेकिन कुछ लड़कियां हैं जो बोल्ड हैं, एजुकेटेड होकर इस चीज़ को समझ रही हैं कि हम अपने अधिकार के लिए लड़े, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। तो ऐसी लड़कियां हैं, ऐसा एक एग्जाम्पल सेट कर जाती हैं कुछ लड़कियां, और मेरे ख्याल से हर लड़की को इस तरीके से बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, राजनीति में भी मैं देख रही हूँ कि हरियाणा में बहुत कम महिला पॉलिटिशियन हैं और ज़्यादातर जो हैं वो वही हैं, सियासी परिवारों से ताल्लुक़ रखने वाली हैं। तो जब आप जैसी जो लड़कियां हैं बिना किसी सियासी बैकग्राउंड के जो पॉलिटिक्स में आती हैं, तो पहल ऐसा होता है कि क्या वो करियर बना पाएंगी? मतलब एक न्यूट्रल व्यक्ति के मन में भी ये सवाल होता है कि उनके पीछे एक पूरा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इतना पैसा नहीं देखते हैं कि पैसे के बल पे वोट ले सकें, या उस तरह से सियासी चेहरा भी नहीं है घर परिवार में। तो ये भी एक तरह का स्ट्रगल चुन लिया जाता है एक सामान्य लड़की के द्वारा। देखो, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, किसी भी फील्ड में लड़कियां महिला जाती है, टिक वही पाता है जो मजबूती से आगे बढ़ता है। पॉलिटिकल को एक बहुत गंदे नज़रिए से देखते हैं कि भाई गंदगी है पॉलिटिकल में, पॉलिटिक्स में। तो मैं नहीं मानती। ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि एक मछली तालाब को गंदा, पूरे तालाब को गंदा कर देती है, कुछ हो सकता है। लेकिन अगर मेरे अंदर हिम्मत है, दम है, तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मेरा परिवार है या मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ आगे बढ़ सकती हूँ। मुझे नहीं लगता, अगर मुझे लगा कि मेरे लिए ये चीज़ सूटेबल नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगी वहाँ। मैं अपना ट्रैक चेंज कर सकती हूँ। मैं मतलब मेरे डीएनए में तो ये नहीं है। मैं लड़ूंगी तो साफ लड़ूंगी, मजबूती से लड़ूंगी। मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, मेरे ख्याल से मैं तो नहीं कर पाऊँगी। अब अगर हम ये माने कि आप चुनाव लड़ेंगी, आपकी जो ससुराल है वो यूपी में है, बिल्कुल। तो ऐसे मतलब राजनीति में सक्रिय रहने का विचार आपका कहाँ से है? हरियाणा से, हरियाणा से। जुलाना मेरी विधानसभा है, और वहीं से प्रयास करेंगे। और आसपास के गांव देहात खापों के बीच में आप जाती रहती हैं अलग अलग प्रोग्राम्स में? बिल्कुल। मेरी खाप है, जब भी हम खेल के आते तो हर खाप ने बड़ा सम्मान किया है, एक पहचान है, लोग जानते हैं। जब भी जाते हैं बड़ा मान सम्मान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो उन्हीं के सहारे मैं आगे बढ़ती हूँ। बाकी मेरे पास ना तो मेरा परिवार में कोई बड़ा नेता पैदा हुआ, कभी किसी ने कोशिश नहीं की, ना मुझे इतना ज़्यादा अनुभव है इस चीज़ का। जो भी मुझे करना होता है, मेरे गांव के लोग हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, पहले उनसे डिस्कस होता है, उनसे सलाह मशवरा होता है, या अलग अलग हर गांव में अपने लोग हैं, जानकार हैं, उनसे डिस्कस होता है, तभी जाके मैं कोई अगला स्टेप लेती हूँ। इस समय आपको जो बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं उनको कोई संदेश? लड़कियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सपने देखो, उनको पूरा करने की हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, डरने की ज़रूरत नहीं है, रुकने की ज़रूरत नहीं है। संघर्ष बहुत कठिन होने वाला है, बहुत बार गिरोगे, लेकिन जीतोगे तभी, और वही जीतेगा जो खड़ा होके चलेगा, आगे बढ़ेगा, वही जीतेगा। बहुत शुक्रिया कविता बातचीत के लिए। कविता दलाल से आपने पूरी बातचीत सुनी। आपका कविता के पूरे सफ़र को लेकर क्या सोचना है हमें ज़रूर लिखिएगा। आपके भी कोई सवाल कविता को लेकर हों या इनके किसी भी विषय जीवन को लेकर हों तो वो भी हम तक पहुंचाइएगा। इनसे दोबारा बात करेंगे, दोबारा मुखातिब होंगे। आपके और मेरे और भी जो सवाल होंगे उनका जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए। राम राम।